Satyam B. Naik, good evening. Good evening, dear students. Confirm me audibility and visibility. Am I audible and visible? Anukul Kapoor, Gate Easy, Satyam B. Naik, Nikhil Kumar. Is it all clear? Excellent. चलिए स्टार्ट करेंगे when it is all clear. आज का सेशन शिफू खादिर, गुड इवनिंग. वेलकम टू PW प्लेटफॉर्म ऑफ गेट क्रैश कोर्स 2023 सब्जेक्ट ऑफ एल्गोरिथम्स. आज का टॉपिक है हीप एल्गोरिथम्स. जैसा पिछले सेशन में हमने कहा था, बिफोर वी स्टार्ट हीप, वो एक जो छोटा टॉपिक ग्राफ टेक्निक्स का जो बचा हुआ है पिछली क्लास से वो कंप्लीट कर लेंगे. फिर उसके बाद हीप एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे. हीप ऑल्सो इज ए ओवरलैपिंग टॉपिक. आपको पता है दिस इज ए टॉपिक विच इज ऑल्सो टू बी डेल्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एल्गोरिथम्स हम देखेंगे व्हाट इज ए हीप एंड देन what are the methods for creating heap, and also what are the approaches or what are the various operations that you perform on heap, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे. ये होगा हमारा एजेंडा आज की क्लास का. ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है हीप, इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम गेट परस्पेक्टिव, इट इज़ ऑल्सो इक्वली वेल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कोडिंग. जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए जाते हो या कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप प्रोग्रामिंग करने जाते हो, जैसा कि हैकर रैंक है और कोडशेफ है एंड ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, या फिर आप प्लेसमेंट्स के लिए जाते हो, तो दिस इज वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर विच प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. Many of the problems can be solved using heap data structure with more efficiency. तो इसीलिए आपको थरो अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. इसीलिए मैं क्रैश कोर्स में पर्टिकुलरली टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी फेमिलियरिटी हो हाउ टू परफॉर्म द हीप ऑपरेशंस एंड देन व्हाट आर देयर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस. दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, चलिए सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, डेप्थ फर्स्ट सर्च के काफ़ी डिटेल में देखे थे हम, राइट. डेप्थ फर्स्ट सर्च के उसके काफ़ी एप्लीकेशन भी देखे हम. लाइक फॉर एग्जांपल वन ऑफ द लास्ट एप्लीकेशन जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो था टोपोलॉजिकल सॉर्ट. ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि और एक भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसके बेसिस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे पिछले गेट पेपर्स में, वो है कंपोनेंट्स. तो आज हम उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद हीप चैप्टर शुरू करेंगे. सबसे पहले कंपोनेंट स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल PYQ है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. इसका आंसर मुझे जल्दी बता दीजिए बिफोर आई प्रोसीड. आई एम वेरी श्योर एवरीबडी कैन वर्क आउट, आई एम 100% श्योर, लेकिन फिर भी इसका क्या आप आंसर बताओगे प्लीज. द PYQ, कंसीडर द डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ DAG with vertices 1 2 3 4 5 6 shown below. Which of the following is not a topological ordering? Which of the following? Anukul Kapoor is saying option D. ठीक है, other students also please verify. Everybody agrees? Everybody agree that D is not the option? You cannot start from C, topological ordering. It's a very very direct question, very question. He's saying not. So topological ordering cannot start with 3 obviously, ये हमने देखा है, right? तो straight away आप पूरे options को छोड़कर डायरेक्ट D पे आ सकते हो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ. तो मैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट, यही बात इलस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ बाय मीन्स ऑफ दिस क्वेश्चन टू यू, कि गेट जब एग्जाम आप लिख रहे होंगे ना, ये अप्रोच आपको अप्रोच अप्लाई करना है कई क्वेश्चंस पे. तो जनरली ऑब्जर्वेशन होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो विद इन 1 or 2 सेकेंड्स, 1 or एटमोस्ट 5 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट, एटमोस्ट 5 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो सच क्वेश्चंस, जिसे मैं कहता हूं ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी में आप सॉल्व कर सकते हो. तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 10 to 12 या 12 to 15. तो अगर ये क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर लोगे ना फर्स्ट पास में, then that will relieve your burden, that will expand your mind for thinking process. तो उसके बाद आप सेकेंड पास में जो क्वेश्चंस जो बेसिकली थोड़ा कंप्यूटेशन लगेगा वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, वो अगर सॉल्व करेंगे तो then I'm very sure your mind will get expanded and then you will be under not at all any pressure and you can easily work out the
questions and problems with a lot of confidence, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये by means of this question, ऐसे क्वेश्चंस पर आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए गेट पेपर में जब आप सॉल्व कर रहे हो, और उसकी प्रैक्टिस के लिए आप जब मॉक टेस्ट ले रहे होंगे राइट फ्रॉम डिफरेंट टेस्ट सीरीज, उसमें भी आप इसी तरीके की प्रैक्टिस कीजिए ताकि यू गेट ट्यून योरसेल्फ टू वर्क आउट सच वे, राइट, दैट इज आइडियल स्ट्रैटेजी। ठीक है, एंड ऑफ द क्लास पर भी फिर इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन यही क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको वो पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि यू वर्कआउट, सी शिफू खादिर, इट्स अ वेरी डायरेक्ट पॉइंट। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग कैन नॉट स्टार्ट विद एज विद इनकमिंग एडजेस। देखिए आप, ये दिस इज द वर्टेक्स विथ विच टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैन स्टार्ट बिकॉज देयर इज नो इनकमिंग एज, लेकिन वर्टेक्स 3 पे इनकमिंग एज है, यू कैन नॉट स्टार्ट विद दैट, ये हमने देखा लास्ट क्लास में। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये टॉपिक पे आने से पहले यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च is in determination of what are called components, components of graph। जब हम components की बात करते हैं, generally there are 3 types of components that you have to focus on from the perspective of gate। gate के perspective से आपको 3 types of components पर focus करना होगा। One है connected components, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मेरा फोकस होगा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स पर, लेकिन यहां पर लिख रहा हूं मैं ताकि आपको फेमिलियरिटी हो, अगर आपने ना पढ़ा हो पहले तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, सेकंड है स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है और मेनी क्वेश्चंस वेर आस्क्ड इन अर्लियर पेपर बेस्ड ऑन दिस स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये भी काफी बार क्वेश्चंस आए हैं, बाई कनेक्टेड कंपोनेंट्स, bi-connected components and articulation points। articulation points, क्या मुझे कोई बताएगा इन जस्ट वन लाइन राइटिंग इन द चैट विंडो व्हाट इज कनेक्टेड कंपोनेंट्स, और कनेक्टेड कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सी ग्राफ पे एप्लीकेबल है? कम ऑन, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर नोन। Legendary, you are exactly right. We discussed that PowerPoint in the last class. You're right. Come on. मेरा क्वेश्चन ये था कि connected components का जो concept है वो which type of graphs it is applicable and what exactly is connected components? Yes, Satyam Binayak, that is correct. It is applicable to undirected graphs. Connected components is applicable to undirected graph. Point number 1, और इसका basic definition है this is maximal connected subgraph। हमने जब डेप्थ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, राइट, डेप्थ फर्स्ट सर्च का, तो जो अनडायरेक्टेड ग्राफ, डिसजॉइंट अनडायरेक्टेड ग्राफ थी ना, उसमें 3 कंपोनेंट्स थे, देखिए वो दोज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स, कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राफ। मैक्सिमल सब ग्राफ दैट आर कनेक्टेड आर कॉल्ड कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट व्हेन यू अप्लाई फॉर डायरेक्टेड ग्राफ्स देन दे आर कॉल्ड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स का, प्लीज फॉलो केयरफुली सो दैट यू कैन वर्क आउट द क्वेश्चंस करेक्टली। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, जनरली माय ऑब्जर्वेशन इज मेनी स्टूडेंट्स मेक mistake in determining strongly connected components and their important properties. इसका definition goes like this: two vertices or two nodes U and V in a directed graph. Two vertices U and V in a directed graph. In a directed graph are said to be connected. Are said to be connected if and only if. यहां पर मैं dash छोड़ रहा हूं. I would like you to fill up this dash. Let me see how many of you can fill up. Come on, boys and girls. Two vertices U and V in a directed graph are said to be connected if and only if dash. Fill up the dash. Tell me, what will you write in the chat box for dash? हम कब बोलेंगे two nodes or two vertices in a directed graph are said to be connected? Very important point. यही basis पर strongly connected component का definition बनेगा. So what will you fill up this dash as? Come on. Two vertices. Path. Anukul Kapoor, I want more elaboration. If they are reachable to each other, ठीक है, there is a path between them. Correct.
थोड़ा मॉडिफाई करेंगे आपके डेफिनेशन को यहां पर, इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ पाथ, there is a path from u to v and also a path होना चाहिए, path from v to u, path होना चाहिए, डायरेक्टेड पाथ, करेक्ट राहतुल अंसारी, दैट इज राइट. There should be a path from u to v and also from v to u. Then such two vertices in directed graph are said to be connected. ये बेसिस पर हमारा डेफिनेशन बनेगा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का. ऐसे लिखेंगे हम, this relation, this property, this relation, partitions, that means divide, partitions, the vertex set v, the vertex set v of the graph, this relation partition the vertex set v, capital V of the graph into disjoint sets. Very important property, disjoint कह रहा हूं मैं यहां पर, आपको अटेंशन करना होगा. disjoint sets known as strongly connected components, strongly connected components. This relation partition the vertex set v of the graph into disjoint sets known as strongly connected components. Disjoint मतलब कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा वो कंपोनेंट्स में, ये मतलब है. disjoint sets known as strongly connected components. This is the formal definition of strongly connected components for a directed graph. मैक्सिमल प्रॉपर्टी जो हम कनेक्टेड कंपोनेंट्स के बारे में बात किए थे वो यहां पर भी एप्लीकेबल है, यहां पर भी अप्लाई होती है. यस, अनुकूल कपूर, करेक्ट. तो इफ यू हैव फॉलोड दिस डेफिनेशन, अब मैं थोड़े प्रॉब्लम्स लूंगा, आप उसमें मुझे बताइएगा कि कौन से वो उस ग्राफ में कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, और उसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं पहले के पेपर्स में, इन प्रीवियस पेपर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. लुक एट दिस ग्राफ G1. Come on, before I write the answer, you have to tell me this graph has how many strongly connected components, and write down those components. Come on, let me see how many of you are well knowledgeable, well accustomed to with this concept. For this graph, please have a look and tell how many strongly connected component does this graph has. Let me see how many of you are going to give me correct answers. जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरे प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर hardly 10% students give the correct answer for this. Let me see how many of you are. I hope you are able to see the directions, right? I have a link from A to B, link from B to C, and then C to F, F to C. I hope you are able to observe the links. Okay? Links आपको visible है, right? Directions visible है. Come on, boys and girls, please work out. Satyam Binayak is saying 5 components. Very good. Can you write down the components, Satyam? Anukul Kapoor is saying 4. Rashid Imam is saying 6. Chifu Qadir 3. Question mark. देखिए, आप मेरे क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. You have to give the answer. You cannot give a question against my question. वरना आप गेट एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ के आ जाएंगे. Chifu Qadir. No, you're not sure means you should apply the concept. यही तो है ना, फिर आप कैसे करोगे? रोहित रॉय, मेनी पीपल सो फार जो आंसर्स मुझे मिले हैं 3, 4, 5, 6, इतने आंसर्स मिले हैं मुझे अब तक. मैंने कहा था 5 ऑल्सो हैज कम, लेजेंडरी. तो मैंने कहा था पहले ही कि मुझे डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, बिकॉज मेनी पीपल आर नॉट नॉलेजेबल विथ रिगार्ड टू दिस. दे गो रॉन्ग in determining strongly connected component, or I may not be wrong if I say that you are not strongly connected to strongly connected components. यही मुझे कहना पड़ेगा. You are not strongly connected with strongly connected components. इसी तरह मुझे बोलना पड़ेगा. दीक्षा त्रिपाठी 5. Very good. Yes. Come on.
We get strongly connected to the concepts. चलिए स्टार्ट करेंगे. Please understand that strongly connected component, I'm writing in short strongly, it should satisfy the property of maximality. It is obvious. This default. Maximality का मतलब यह है कि जो आप सबसेट सेलेक्ट करोगे ना, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस होना चाहिए विद द प्रॉपर्टी दैट द वर्टिसेस शुड हैव ए पाथ बिटवीन देम. शुड हैव ए पाथ बिटवीन देम. ठीक है. सत्यम बी नायक हैज पुट लाइक ए डी बी ई सी एफ. आई थिंक सत्यम बी नायक आंसर इज करेक्ट. चलिए स्टार्ट करेंगे. देखिए आप यहां पर डालेंगे सबसे पहले बी एंड ई. देयर इज अ पाथ फ्रॉम ई टू बी, बी टू ई, सी टू एफ, एफ टू सी, ये दोनों में है. लेकिन क्या हम ये चारों का मिलाकर क्योंकि हमने कहा मैक्सिमल देखेंगे हम ऑलवेज, क्या ये चारों को मिलाएंगे? नहीं मिला सकते, इसलिए कि आई हैव ए पाथ फ्रॉम बी टू सी, लेकिन सी से बी नहीं है. आई डोंट हैव एन एच फ्रॉम एफ टू ई, आई डोंट हैव एन एच फ्रॉम एफ टू ई. तो मतलब हम ये चार को कंबाइन नहीं कर सकते, इन्हें ही लेना पड़ेगा हमें इंडिपेंडेंटली. दिस इज वन स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, दिस अनदर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट. ठीक है, ये दो हो गए. चलिए मैं दूसरे की बाद में आऊंगा. मैं ये देख लीजिए आप, यहां पर देखिए आप, जनरली स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाते हैं. जी जे आई दे आर फॉर्मिंग लाइक ए साइकिल. तो आप बोलेंगे ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है. हाँ ये तो है, लेकिन क्या और बड़ा भी ले सकते हैं? मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर क्या और बड़ा भी ले सकते हैं? ये वर्टिसेस को भी देखेंगे. सी हियर I have a link from H to K and also from K to H. K to H कैसे है? You can check this. I can reach H from K via this. तो मतलब ये है कि ये सारे वर्टिसेस अगर आप ले लोगे, you take any two vertices in them, ये कंपोनेंट में जितने भी वर्टिसेस है आप ले लोगे, any two vertices you take, they have a path between them. I have a path from G to H, H to G, G to J, J to G, right? G to K, K to G. कोई भी two vertices you take, they have a path. So this is one strongly connected component. फिर उसके बाद this alone, this cannot be taken into with the others, so therefore this has to be taken alone. तो मतलब ये हुआ, this graph has got strongly connected component 1, strongly connected component 2, strongly connected component 3, strongly connected component 4, and this is strongly connected component 5. So this graph has got 5 strongly connected components. 5 strongly connected components. ठीक है, और एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो. Come on, look at this graph and tell me how many strongly connected component does this graph has? Come on. Second graph. Don't make mistake. Just let me check out. Anything missing here? Let me just see. Meanwhile, you can work out. There is no problem. I will just put one more link, without losing generality. Otherwise, you will go wrong. एक लिंक मिसिंग है, यहां पर मैं डाल रहा हूं. चलिए अब वर्कआउट कीजिए. Boys and girls, please work out now. Now you work out. पिछला छोड़ दीजिए आप. Yes, you work out this. So this graph has got how many strongly connected components? Now you tell me. Lalit Yadav, Legendary, Kapoor, Diksha Tripathi. Tell me now, Shifu Qadir. Now work out. अब देखिए आप, विद द लिंक फ्रॉम बी टू ई, बताइए मुझे कितने? SY is saying 4, लॉजिकल लर्नर 4, राशिद इमाम 4. ओके, नाउ पीपल आर कन्वर्जिंग टू 4. डू वी हैव 4? यस, आई थिंक वी हैव 4. यू आर राइट, वी हैव 4. So let us see what are the 4 strongly connected components. पहले तो देखिए आप, AB है कनेक्टेड, so therefore AB. ठीक है, उसके बाद F and G है. I cannot take with H because from H I don't have any connectivity. C to D can be taken as 1, and lastly H independently. So this graph has got strongly connected component 1, strongly connected component 2, strongly connected component 3,
स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट 4 स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ऑब्जर्व रखने की यहां पर बात यह है, राइट, बात आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है यहां पर कि जब आप कंपोनेंट्स लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे, फर्स्ट स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हैज वर्टिसेस ए बी ई, जो प्रॉपर्टी डिसजॉइंटनेस की जो मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए आप, सेकंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हैज वर्टिसेस सी एंड डी, थर्ड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हैज वर्टिसेस एफ एंड जी, एंड लास्ट हैज एच। देखिए आप, दिस इज फर्स्ट, दिस सेकंड, दिस थर्ड, दिस फोर्थ। तो ये कंपोनेंट्स में आप देखिए कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप कॉमन आ रहे हैं वर्टेक्स आपके डिटर्मिनेशन में, जब आप डिटरमिन कर रहे हो कॉमन आ रहे हो, तो मतलब योर आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि डेफिनेशन में है डिसजॉइंट, कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स की। दे आर डिसजॉइंट सेट्स, यस अनुकूल, दैट इज राइट, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। यहां पर भी देखिए आप, डिसजॉइंट है, गौर कर लीजिए, ए डी बी ई सी एफ एंड ऑल दैट, दे आर ऑल डिसजॉइंट। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स की एक्चुअली कई प्रॉपर्टीज है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं यहां पर लिख के आपको प्रूफ करना चाह रहा हूं। वो प्रॉपर्टी ये है, लेट मी राइट इट डाउन। प्रॉपर्टी 1, एवरी डायरेक्टेड ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एवरी डायरेक्टेड ग्राफ is a directed acyclic graph of its strongly connected components। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, of its strongly connected components। Please read this and tell me, have you understood the meaning of this? देखेंगे आप समझ पाए हो या नहीं। Can you read and tell me what is the meaning of this? What is the meaning of this property? हम कह रहे हैं कि every directed graph is a directed acyclic graph, DAG, of its strongly connected components। इसका मतलब क्या है? क्या आप समझे कोई? If you have understood, can you write down what does that mean? Can you write down what does that mean? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आए थे। यस लेजेंडरी, टेल मी व्हाट डज दैट मीन? Disjoint sets are DAG, correct? So I have, that means if I want to draw a subgraph, or not subgraph, it is called metagraph. It is called metagraph. So when I draw a metagraph with respect to strongly connected components, that resultant metagraph will always be a DAG. Every directed graph, ये directed graph है, is a directed acyclic graph of its strongly connected component। देखिए आप, मैं उतार रहा हूं यहां पर, गौर कीजिए। सबसे पहला स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हम यहां पर लेंगे SCC1 हैविंग वर्टेक्स ए, फिर यहां पे उतार लेंगे SCC3 स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट 3, उसमें वर्टिसेस है B एंड E, और एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हम यहां उतार लेंगे SCC4, उसमें वर्टिसेस है C एंड F, ठीक है। और एक SC2 है यहां पर, देखिए SC2, ठीक है। तो दिस इज, सॉरी इसे बाहर ले लेंगे, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट 2, दिस हैज वर्टेक्स D। फिर और एक है SCC5 स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट 5, राइट, दिस हैज वर्टिसेस G H I J K L। देखिए आप, अब कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कीजिएगा। कनेक्टिविटी, प्लीज ऑब्जर्व, डू आई हैव a link from SC1 to SC3? Yes, I have a link like this, so therefore connect that SC1 to SC3। Do I have a link from SC3 to SC4? Yes, I have a link from SC3 to SC4, ठीक है। And then I have a link from SC3 to SC1, SC3 to SC2, sorry, SC2, I have put that link, and I have a link from SC3 to SC5, SC3 to SC5, I also have a link from SC4 to SC5, right? Observe this graph. This is called the metagraph which we have derived from the original graph. From the original directed graph we have derived this. This resultant graph that you get, this resultant graph जो आपको मिलेगी,
वो हमेशा DAG होगी, DAG कंपल्सरी। अगर मान लीजिए आप DAG नहीं ला पा रहे हो, अगर DAG नहीं बन रही है आपकी ग्राफ, तो मतलब फिर से श्योर है कि आपने मिस्टेक किया स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को डिटरमिन करने में। दैट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टू चेक योर आंसर्स वेदर योर राइट इज राइट और रॉन्ग। मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, वेदर यू डिटरमिन द स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स और नॉट, यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो। Every directed graph is a directed acyclic graph of its strongly connected components. और जब DAG आ जाएगी आपकी, उसके बेसिस पर और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 2। लेट C and C dash be two distinct, मतलब अलग अलग है दोनों, strongly connected components of graph, strongly connected components of the graph. These are two strongly connected components of the graph. Let UV belong to C and U dash V dash belong to C dash. दो वर्टिसेस है U में C में और दो वर्टिसेस है C dash में। फिर देखिए आप, if there is a path from U to U dash in the graph G, then यहां पर आपको मुझे आंसर करना है क्वेश्चन। प्लीज ऑब्जर्व, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन दिस प्रॉपर्टी एज अ क्वेश्चन। इफ यू हैव ए पाथ फ्रॉम U to U dash in the graph, आप अच्छे तरीके से समझिए व्हाट इज U, व्हाट इज V, व्हाट इज U dash V dash। इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम U to U dash in the graph G, then there can be or cannot be a path from V dash to V dash, from V dash to V। यहां पे आपको फिलअप करना है, there dash be a path from V dash to V in the graph G। ये डैश के ऑप्शंस हो सकते हैं, cannot be, has to be और may be। What will you say? I have given options. What will you say? Yes, legendary, that is correct। देखिए आप, ये है C आपका जिसमें दो वर्टिसेस है UV, ये आपका C डैश है जिसमें वर्टिसेस है U डैश V डैश। अगर मान लीजिए U to U डैश अगर पाथ हो तो V डैश टू V पाथ नहीं हो सकता। अगर होगा तो फिर वही मतलब है कि आपने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट सही डिटरमिन नहीं किया। देयर कैन नॉट बी। गॉट माय पॉइंट? बिकॉज दीज टू कैन नॉट बी हैविंग ए साइकिल, दीज टू कैन नॉट बी हैविंग ए साइकिल बिटवीन देम, देयर कैन नॉट बी ए पाथ। तो आप पिछला एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर कोई पाथ नहीं है आपके पास। आई डोंट हैव ए पाथ फ्रॉम, I have a path from A to here but no reverse path. I have a path from here to here but no reverse path. So that's why it is acyclic. It is acyclic. Then it will not be a DAG. Correct, 100% correct. उसी तरह यही प्रॉपर्टी और एक भी एक प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन दिस, वो भी प्रॉपर्टी लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे। Let C and C dash be two, ये गेट क्वेश्चन है, distinct strongly connected components of given graph G. Okay, if there is a path from vertex in C to vertex in C dash, there is a path from vertex C to vertex in C dash. What are C and C dash? Two strongly connected components. Please observe and answer this question. This is a great question I am saying. Let C and C dash, यहां पर ऐसे करेंगे, let C and C dash be two strongly connected components of the graph G. If there is a path from vertex in C to vertex in C dash, then what must be the relation between the finishing times
of C and C dash? Come on, answer this. C and C dash. That is, the highest finishing time in the vertex C, highest finishing time in the vertex C will be less than highest finishing time of C dash. I am saying here, highest finishing time. Highest finishing time. डिस्कवरी आप, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है व्हाट इज डिस्कवरी एंड फिनिशिंग टाइम कॉन्सेप्ट, तभी आप ये आंसर कर पाओगे. So what should be the highest finishing time relation between these? F is highest in finishing time relation between F and F of C should be less than F of C dash. F of C should be greater than F of C dash, or F of C, right, may have any relation with F of C dash. Come on, great question hai ye. Satyam Bina, correct, absolutely correct. Absolutely right. You can prove this. ये भी प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हो. The highest finishing time of C always will be greater than the highest finishing time of C dash. That is a property because of the DAG concept. So the correct answer for this question, as many people are saying, is perfectly correct, perfectly right. This is the answer. इसे प्रूव करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? प्रीवियस एग्जाम्पल पे जाइए. ये ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे? प्लीज, वी कैन प्रूव इट वेरी सिंपली. Either you can perform depth first search of this graph or you can perform a depth first search of this graph. Either way it is correct. अगर मान लीजिए हम depth first search यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, discovery time 1, discovering time 2, I can visit this, discovery time 3, finishing time 4, then I come back, discovery time 5, right, and then 6, and then I come back here. Here I will visit 7, and then this is already visited, so therefore 8, and therefore I come back 9. And therefore I come back to this, so therefore this is 10. So देखिए आप, I have edge from here to here, finishing time 10, 9. I have edge from here to here, so 9 greater than 4. I have an edge from here to here, 9 greater than 6. I have an edge from here to here, 8 greater than 6. I have an edge from here to here, 9 is greater than 8. That property is satisfied. This is how you can prove, this is how you can solve the problems. Okay? So this is about the questions of strongly connected components and their three important properties. First property मैंने यहाँ पे लिखा, right? Second property I have written down here, and then third property I have written down here. Please mark them as notes, important notes. These three properties. ये basis पर questions आए हैं पहले और आगे भी आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं. Very good. चलिए आगे बढ़ेंगे. इसका भी आप सेम सॉल्व कर सकते हो. चलिए, बिफोर आई स्टार्ट द हीप चैप्टर, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम. Please solve this question before we start heap. Before we start heap, please solve this question. Come on, work out this problem. Previous gate question है. Answer this question. It's not difficult, boys and girls. Come on, be fast. अब तो concept clear है आपका. वेरी डायरेक्ट प्रॉब्लम, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम? बच्चों एक बात याद रखिए, दिस इज मैक्सिमल कॉन्सेप्ट. मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट इज अ मैक्सिमल कॉन्सेप्ट. अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो जिस तरह यहां मिस्टेक कर रहे हो वहां पे भी मिस्टेक करोगे एग्जाम में. निर्भय सोनी, फिर से एक बार देखिए. ठीक है, आपने करेक्ट कर लिया अपना आंसर. वेरी गुड. सभी ने सही दे रहे हैं आंसर. बी इज परफेक्टली करेक्ट. पी क्यू आर एस टी वी, देखिए आप, पी क्यू आर एस टी वी, ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, you take any two vertices, they have a path between them. Take any two vertices, they have a path. चेक कर लीजिए आप. मुझे ऐसा उतारना चाहिए यहां पर. देखिए ऐसा.
Take any two vertices, they have a path P to Q, Q to P, P to R, R to P, कोई भी two vertices. So this has to be taken alone. So that's why this is the answer. This is the answer. चलिए, वेरी गुड. अब आगे बढ़ेंगे, आज की टॉपिक पे आ जाएंगे सीधा, हीप्स. तो जैसे मैंने पहले कहा, दिस एन ओवरलैपिंग टॉपिक. डेटा स्ट्रक्चर्स में भी आप हीप के बारे में पढ़ते हो, क्योंकि जब आप ट्रीज पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर में तो हीप के बारे में वन टाइप ऑफ ट्री जो इंप्लीमेंटेशन है हीप का बाइनरी ट्री में, वो आप पढ़ोगे. तो उससे पहले मैं डिफाइन करूं, मैं फॉर्मलाइज करूं कॉन्सेप्ट. क्या आप डिफाइन करोगे व्हाट इज ए हीप? कम ऑन. बिकॉज यहां पर भी मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होते हैं हीप्स के बारे में, उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में, उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में. तो मैं पहले वो क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं कि व्हाट इज ए हीप. हीप इज जनरली यूज्ड for the implementation of dash data structure. Come on, boys and girls, tell me the answer. It's kind of priority queue, correct? But what is the formal definition of heap? मैं जो definition पूछ रहा हूं from the perspective of implementation से पूछ रहा हूं. Implementation perspective से बताइए, what is, how do you define a heap? It is definitely used for implementation or the conceptualization of priority queue. But implementation wise, how do you define a heap? जो generally implementation होता है binary tree में. So in respect of that, what is the formal definition of a heap? Yes, Rahatul Ansari, you are correct. Rahul Kumar, it is not like that. Data is stored in order. वैसा गलत definition है. Definition, formal definition goes like this. Heap is a complete binary tree. Complete binary tree with the property that, देखिए आप, मैं इंप्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से बार बार ये कह रहा हूं कंप्लीट बाइनरी ट्री, वरना हीप ट्राई-अरी ट्री भी हो सकता है, 4-अरी ट्री भी हो सकता है, 3-अरी ट्री, 4-अरी ट्री, इन जनरल n-अरी ट्री भी हो सकता है. लेकिन इंप्लीमेंटेशन वाइज जनरली इट इज इंप्लीमेंटेड एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. इसलिए मैं वो ही डेफिनेशन यहां पर आपको बता रहा हूं. इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री विद अ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी अब बता दीजिए क्या है, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि हर कंप्लीट बाइनरी ट्री नीड नॉट बी हीप, बट एवरी हीप इंप्लीमेंटेशन वाइज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. कम ऑन. या आप अगर टर्नरी हीप में बोलेंगे तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए, 4-अरी हीप तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए. सो व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन? वैल्यू एट ईच नोड. सो इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद द प्रॉपर्टी दैट the value at every node, the value at each node, the value at each node is greater. फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्मॉलर, क्योंकि अगर ग्रेटर का प्रॉपर्टी हम ना लें तो स्मॉलर की प्रॉपर्टी लेंगे. उस बेसिस पर हम 2 टाइप्स ऑफ हीप डिफाइन करते हैं, मैक्स हीप, मिन हीप. ठीक है. तो एट ईच नोड इज ग्रेटर देन द वैल्यूज of the nodes in the left and right subtrees. Value at every node, please, not root. पहला misconception. Some people think and go wrong, root का property. नहीं, value at every node must be greater than or smaller than the values of the nodes lying in the left subtree or right subtree. तो ये बेसिस पर हम बोलेंगे heaps are of 2 types, right? There are 2 types of heap, जिसे हम बोलते हैं max heap and min heap. By default, nothing is mentioned. We can take max. There is nothing like that, right? So, अगर एक एग्जाम्पल आप ले लेंगे विथ न्यूमेरिकल वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 100, दिस इज 90, दिस इज 25, दिस इज 80, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 15 एंड दिस इज 5. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्स हीप. उसी तरह मिन हीप का आप एग्जाम्पल अगर कोट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, root will have the least value 5. Let us say this is 10, this is 90, this is, let us say 100, this is 25, right? This is 120, and this is, for example, 105, something like this, min heap. So 100 is greater among all, 90 is greater among all, 25 is greater among all.
5 is less than among all, 10 is less than among its children, 90 is less than among its children. ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट की वैल्यूज बढ़ के हो या राइट की वैल्यू उससे छोटी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हीप में. अगर वो प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो फिर हम उसे बोलेंगे बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, तो एक जेनरिक फॉर्म में अगर हम डिफाइन कर लेंगे हीप को तो कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप. सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एनी नोड विथ वैल्यू ak, if I have any node with value ak and if it has left and right child, recursively हम define कर लेंगे definition, then this is called heap, max heap, if ak is greater than all the elements present in its left and right child. This is called max heap. This is called max heap. उसी तरह if ak is less than the values of the nodes lying in the left and right subtrees, then this is called min heap. ये डेफिनेशन अगर आप रिकर्सिवली हर लेवल पर अप्लाई कर लोगे तब हम बोलेंगे इट इज ए हीप. ठीक है, ये डेफिनेशन इफ इट इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स, एवरी लेवल हर नोड पर अप्लाई होगा तो हम बोलेंगे उसे मैक्स हीप और मिन हीप. हाँ, यहां पर बच्चों एक बार बता दीजिए क्योंकि हमने ट्री उतारा है इसीलिए. सपोज इफ आई सैटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, लेफ्ट चाइल्ड इज लेस देन ए के एंड ए के इज लेस देन द वैल्यूज ऑफ द नोड्स इन द राइट चाइल्ड. अगर ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो फॉर दिस ट्री, if this property is satisfied, third property is satisfied for the tree, then what do you call such tree as? Come on, boys and girls. What do you call such trees as? Yes, Prashant Prabhakar. Come on. Yes, very good, very good, very good. Legendary. Everybody is correct. This is called binary search tree. Binary search tree. ये तो हो गया भाई. अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझे आपसे करनी है. Yes, everybody is saying I'm very happy about it. चलिए अब मुझे एक ही क्वेश्चन आपसे ये पूछना है. Can you tell me what is the definition of complete binary tree? When do you say a tree is a complete binary tree? CBT. Because generally यहाँ पर भी मैंने देखा हूँ कि students have a misconception with regard to binary complete binary tree. Yes, everybody has given correct answer. Excellent. अब आगे बढ़िए. मैं अब यहाँ पर आपको पूछ रहा हूँ what is the meaning of complete binary tree? हाँ, दीपक रेड्डी, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द क्लास. ठीक है, मैं पूरा बोलूंगा आपके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में आप जो पूछ रहे हो. चलिए बच्चों, आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्लीट एट ऑल लेवल्स. देखिए दो चीज है, जनरली पीपल गेट कंफ्यूज. देयर इज अनदर ट्री कॉल्ड फुल बाइनरी ट्री. फुल बाइनरी ट्री. There is a difference between full binary tree and complete binary tree. All the nodes will be filled in all levels. That is called full binary tree. Naveen, Shifu Khadir, देखिए आप. This is full binary tree when I have maximum number of nodes at all levels. This is called full binary tree. और मैं distinct करता हूँ full binary tree और complete binary tree में. ये full binary tree है. If I have maximum number of nodes at all levels, that is full binary tree. मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूं. हीप इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री. ए कंप्लीट बाइनरी ट्री. इफ प्रीवियस लेवल इज फुल एंड फिलिंग इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. राहतुल्लाह अंसारी, ठीक है, आपका डेफिनेशन कुछ हद तक सही है लेकिन और क्लैरिटी चाहिए उसमें. ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर. एक एग्जांपल हम लेंगे यहां पर. इज दिस ए कंप्लीट बाइनरी ट्री? The one which I have shown in the diagram, is it a complete binary tree? Say yes or no. 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 Very correct. This is not because unless I have the right child, you cannot have left child here. Logical learner, you are saying yes. देखिए गलती है वो. This is not complete binary tree. मैं और एक एग्जाम्पल ले लूंगा. Please observe. Is this complete binary tree? No, this is also not complete binary tree. Okay. The exact definition, जो formal definition हो ना, जो आप कह रहे हो वो definition नहीं है. Formal definition ऐसे है for complete binary tree. For complete binary tree, the definition should be the level order indices. Level order indices of the nodes must lie in the interval
must lie in the interval 1 to n, where n is equal to number of nodes in the tree. Number of nodes in the tree. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज फॉलो. इसी बेसिस पर आपका अरे रिप्रेजेंटेशन है ट्री का. लेवल ऑर्डर इंडेक्सिंग ऑफ रूट विल स्टार्ट विथ 1, राइट? And generally, if any node has level order index I, its left child will be level order index 2i, right child will have level order index 2i plus 1. ये फॉर्मूला है. अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर्स में, वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं लेवल ऑर्डर इंडेक्सिंग का. तो फॉलोइंग दिस फॉर्मूला प्लीज ऑब्जर्व, द लेवल ऑर्डर इंडेक्स ऑफ फॉर दिस ट्री इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये i हो गया 2, so therefore this will be 4, 4 plus 1 5, this 3 6 7. Number of nodes n is equal to 7, so all the level order indices are lying between 1 to 7. Therefore this is complete binary tree. लेकिन जब आप सेकेंड एग्जाम्पल पर आ जाओगे, here the number of nodes are how many? 1 2 3 4 5 6. अब लेवल ऑर्डर इंडेक्सिंग असाइन कीजिए. दिस इज 1, दिस 2, दिस इज 3, this is 4, this is 5, this is 7. So level order index of this node is going beyond 1 to 6. देखिए आप. So that is reason this is not complete binary tree. So kindly do remember, heap is always a complete binary tree, right? Complete tree, in fact, binary, ternary, fourary, with the property that the value at every node is greater for max and lesser for min. And the meaning of complete binary tree is that the level order indexing should be preserved. Then only it is complete tree. चलिए, तो फर्स्ट जो ऑपरेशन है हीप का, हम जो चाहेंगे बनाने के लिए, फर्स्ट ऑपरेशन दैट वी नीड टू परफॉर्म ऑन हीप इज बेसिकली हीप क्रिएशन. हीप क्रिएशन कैसे क्रिएट करोगे आप हीप? इन द लिटरेचर आपको शायद पढ़ा होगा आपने, देयर आर 2 अप्रोचेस. क्या मुझे लिख के बताओगे आप, व्हाट आर द 2 अप्रोचेस ऑफ क्रिएटिंग ए हीप which you are knowledgeable perhaps? आपने पढ़ा होगा शायद. What are the 2 approaches of creating a heap? Come on, write down, boys and girls, and let me know, ताकि मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूं ये मेथड. Build heap, ठीक है. और एक क्या है? There are 2 methods. One is build heap. Build heap का मतलब ही heapify है. Heapify और build heap सेम है. नहीं, I'm not asking प्रशांत प्रभाकर, max and min heap. What are the approaches, methods of creating heap? Heapify is also called build heap. और एक दूसरा मेथड क्या है? First method is called, listen, insertion method. Second approach is called heapify. Heapify is also called in the terminology of Corman called build heap. ये दोनों में डिफरेंस है. There is a difference between these 2 methods. Can somebody tell me what is the difference between insertion method and build heap method? One fundamental difference. Come on, can you tell me please? What is the fundamental difference between insertion method and heapify method? Let me see. Are you aware or not? What is the difference between insertion method and heapify method? Come on. नो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होगा, मैं अप्रोचेस के हिसाब से पूछ रहा हूं. मैं अप्रोचेस, दी एल्गोरिथमिक अप्रोच के हिसाब से पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्शन मेथड एंड हीपीफाई मेथड. फंडामेंटली रिमेंबर प्लीज, इन इंसर्शन मेथड वी कंस्ट्रक्ट द हीप फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम एन एम्प्टी ट्री. नो ट्री एग्जिस्टिंग, कोई ट्री एग्जिस्टिंग नहीं होगा, आप स्क्रैच से बिल्ड करोगे हीप को. दिस फर्स्ट पॉइंट, इंसर्शन मेथड. Whereas in heapify method or method of adjust, it is also called heapify method or method of adjust or build heap, आपके पास बाइनरी ट्री होगी, कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी, आप उसे heapify कर दोगे. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए बाइनरी ट्री टू heap is called heapify. ये डिफरेंस है. इंसर्शन मेथड वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एम्प्टी ट्री से स्टार्ट करोगे आप, और heapify मेथड में आपके पास ट्री होगा, ऑलरेडी कंप्लीट ट्री होगा, आप उसे ट्रांसफॉर्म कर दोगे. दैट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉल्ड heapify. समझ गए बात, राइट? So let's work out both the approaches here, and from there we will understand the other operations on heap like insertion operation and
and like for example the deletion operation and that modify key operation, etc. Yes, level by level we do in heapify, and in insertion method we go bottom up. In fact, heapify also we go bottom up, frankly speaking. I will show you. चलिए, सबसे पहले मैं insertion method ले लूंगा, and I will take this sample data set. Of course, you can take any data set as such, right? कोई problem की बात नहीं है. We can take. So जैसे मैंने कहा, please follow. We are going to make a heap out of these elements. Let's imagine they are in the array. सबसे पहले मैं element लूंगा 40. A tree with a single node is a heap. There is no doubt on that. And boys and girls, we are going to make a max heap. We are going to make a max heap. चलिए 85. Where will I insert 85? Insert to the left of 40. 85. Compare with the value of its parent. Value of parent, if it is greater, no need of any adjustment. So therefore, I just leave it. But here 85 is greater than 40. So हमें exchange करना पड़ेगा. Because we are making max heap. We are making max heap. तो क्या होगा? 85 ऊपर आएगा, 40 नीचे आ जाएगा. फिर next क्या करेंगे हम? 30 compare करेंगे. 30 कहाँ insert करेंगे? To the right of 85. 30 यहाँ पे insert होगा. 30 and 85 are compared at the right place. चलिए, यहाँ तक आ गया. फिर उसके बाद 95 कहाँ पे insert करेंगे? 40 के left पे insert करेंगे. 95. तो कंपेरिजन होगा 95 और 40. सो 40 नीचे आ जाना चाहिए, तो रिमूव कर लेंगे. ये 85 यहाँ पर, तो ठीक है. तो क्या बन जाएगा देखिए आप, ये हो जाएगा 95 टॉप पे जाएगा, 85 यहाँ पर आ जाएगा, 40 यहाँ पर आ जाएगा. am I right? आफ्टर इंसर्टिंग 95 ये होगा. फिर 45 कहाँ इंसर्ट करोगे? टू द राइट ऑफ 85. 45. चलिए, वेरी गुड. फिर उसके बाद 55 कहाँ इंसर्ट करोगे? टू द लेफ्ट ऑफ 30. कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी. तो 55 कंपेयर कर लीजिए 55 एंड 30. तो 30 इज लेस, 30 शुड कम डाउन एंड 55 शुड गो अप, राइट? 30 शुड कम डाउन. 55 इज कंपेयर्ड विथ 95. करेक्ट प्लेस है 55 की. फिर आखिरी में 75 टू द राइट ऑफ 55. 75. So 75 and 55 are compared. 55 is less, so 55 will come down. 55 will come down and 75 will go up, and 75 is compared with 95 at the correct place. This is my max heap that got constructed by inserting one element at a time, maintaining the property of complete binary tree insertion method. Is this clear, please? यही बेसिस पर हमारा इंसर्ट ऑपरेशन भी हम परफॉर्म करेंगे अगर ये मेथड क्लियर है आप. इज दिस ओके बॉयज एंड गर्ल्स? ये मेथड, इंसर्शन मेथड, अगर ये ओके है तो फिर मैं आपको पूछूंगा इसका परफॉर्मेंस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. वेरी गुड. चलिए अब आ जाएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दो केसेस में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करेंगे. बेस्ट केस, वर्स्ट केस. बेस्ट केस, वर्स्ट केस. चलिए बच्चों जल्दी बता दीजिए, व्हेन विल दिस एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन बिहेव इन बेस्ट केस? फॉर व्हाट काइंड ऑफ डेटा? फॉर व्हाट काइंड ऑफ डेटा will this behave in best case? Come on. Yes, very good. चलिए आगे बोलिए. When will this algorithm of insertion behave in best case? Sorting algorithm results in heap, right? What do you mean by that? If you sort, then yes, it will result in heap. Correct. सॉर्टेड दो सॉर्टेड हो सकते हैं, इंक्रीजिंग हो सकते हैं, डिक्रीजिंग होती है. आप ये बताइए मुझे. मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछ रहा हूं पाटिल, प्रशांत प्रभाकर, कुशल यादव. मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछ रहा हूं. मैं पूछ रहा हूं ये एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन व्हेन विल इट बिहेव इन बेस्ट केस? कौन से ऑर्डर में होने चाहिए एलिमेंट्स बेस्ट केस आने के लिए? यस, व्हेन द एलिमेंट्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. यस, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट्स है 100, 80, 60, 40, 20 लाइक दिस. अगर इस ऑर्डर में हो तो क्विकली आप देखिए कैसे होगा. 100 आएगा, फिर आप 80 अटैच करोगे, यहां पर 60 अटैच करोगे, तो यहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ हर एलिमेंट के लिए कंपैरिजन होगा और छोड़ देंगे हम. मतलब अगर n एलिमेंट्स हम इंसर्ट करेंगे तो n कंपैरिजन होंगे. तो दैट मींस व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द बेस्ट केस ऑफ दिस एल्गोरिथम? Come on, what is the time complexity of this algorithm in the best case when the elements are in decreasing order? बोलिए. Order of n. Very correct. Order of n. बिल्कुल सही. One element के लिए one comparison, n elements के लिए n comparison. As simple as that.
चलिए, वर्स्ट केस कब होना चाहिए? वर्स्ट केस जब होना चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द लीफ लेवल, और हमेशा वो जाकर रूट पे बैठेगा, हमेशा वो जाकर रूट पर बैठेगा, जब होगा वर्स्ट केस, राइट? तो कब होगा वो? व्हेन द एलिमेंट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, व्हेन द एलिमेंट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, when the elements are in ascending order or increasing order. जैसे कि मान लीजिए आपके एलिमेंट्स है 5, 12, 18, 24, 32, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब आप ट्री जब कंस्ट्रक्ट करोगे ना, तो सबसे पहले 5, फिर आप 12 यहां ऐड करोगे, 12 रूट पे आ जाएगा, फिर 18 ऐड करोगे, 18 रूट पे आएगा। हर न्यू एलिमेंट विल गो एंड ऑक्युपाई द पोजीशन ऑफ रूट। तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? कम ऑन, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर वर्स्ट केस? ऑर्डर ऑफ डैश, ऑर्डर ऑफ डैश। देखिए आप, लीफ से रूट इज एट लेवल ऑफ लॉग, राइट? ये तो प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री आपको पता हो। द हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री, कंप्लीट और फुल बाइनरी ट्री, इज लॉग एन फॉर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लॉग एन। तो आप लॉग एन लेवल्स ऊपर जाएंगे हमेशा। तो फॉर फर्स्ट एलिमेंट लॉग 1, सेकंड एलिमेंट लॉग 2, थर्ड एलिमेंट लॉग 3, फोर्थ एलिमेंट लॉग 4, log 1 plus log 2 plus log 3 plus log 4 plus log 5 up to log n, which is nothing but log of n factorial, which is nothing but order of n log n. So very correct, as many people are saying, this will be order of n log n. ये है हमारा फर्स्ट मेथड, कंपैरिजन प्लस स्वैपिंग। वेरी करेक्ट राहुल कुमार, कंपैरिजन भी n log n हो गए और स्वैपिंग भी n log n हो गए, so therefore order of n log n. The time complexity of inserting elements into a heap to construct a heap out of n elements is order of n log n. ये जो हो गया। अब देखेंगे हम हीपीफाई मेथड। ये तो क्लियर है। इससे पहले हीपीफाई पे जाने से पहले, हीपीफाई मेथड पे जाने से पहले मैं आपसे इंसर्शन मेथड के बेसिस पर एक सवाल कर रहा हूं, एक क्वेश्चन कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू आंसर। ये बेसिस पर हमारा सेकेंड ऑपरेशन भी यही डिफाइन हो जाएगा, सेकेंड ऑपरेशन यही डिफाइन हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये है, बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन इज दिस, given a heap, given a heap with n elements, एक हीप है हमारे पास n एलिमेंट्स की, राइट? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी to insert a new element into it, ये है इंसर्ट ऑपरेशन। इस तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं इंसर्ट ऑपरेशन इनटू हीप। मतलब एक हीप ऑलरेडी आपको दी गई है, उसमें आप न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो। गिवन अ हीप विद n एलिमेंट्स, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इनटू इट इज ऑर्डर ऑफ डैश। यही बेसिस पर आप डिफाइन करोगे। जैसा कि मान लीजिए ये हीप है, इसमें एक नया एलिमेंट हम x इंसर्ट कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? यही बेसिस पर डिफाइन करोगे आप। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो उसमें फिर दो केसेस होंगे, बेस्ट केस, वर्स्ट केस। बेस्ट केस कितना होगा? कम ऑन हियर, बेस्ट केस विल बी ऑर्डर ऑफ 1। अगर ये मान लीजिए एलिमेंट यहीं पे बैठेगा, लेस देन 40 है, यहीं बैठेगा, ऑर्डर ऑफ 1, बेस्ट केस। वर्स्ट केस में क्या होगा? वर्स्ट केस में रूट पे जाएगा, फॉर दैट इट विल हैव टू क्लाइंब अप द हाइट, सो ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, राइट? सो देयरफॉर इट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। क्यों? क्योंकि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, जस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और अगर हम मेंशन नहीं कर रहे हैं बेस्ट केस या वर्स्ट केस, तो डिफॉल्ट उसका मतलब यह है वर्स्ट केस। ये भी एक पॉइंट है। जब सिर्फ हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर ये बेस्ट केस है या वर्स्ट केस। ऑलवेज इफ आई जस्ट से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वी रेफर टू वर्स्ट केस, बेस्ट केस नहीं बात करते। बेस्ट केस इज अ स्पेशल केस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये इंसर्ट ऑपरेशन। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक हीप हो, उसमें आप न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो उसका टाइम होगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्योंकि वर्स्ट केस में वो रूट पर क्लाइंब होकर जाएगा बाय क्लाइंबिंग अप हाइट ऑफ द ट्री, विच इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। चलिए, ये भी क्लियर हो गई बात। अब आ जाएंगे हीपीफाई मेथड पर। भाई, दिस इज माई अरे एंड आई बिलीव दैट दिस अरे इज माई ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसा दिखागा? उससे पहले मैं यहां पर ये अरे उतार लूं, प्लीज ऑब्जर्व। एक हम अरे उतार लेंगे हम। कितने एलिमेंट्स है यहां पर? चलिए,
There are 1 2 3 4 5 6 7 elements, तो 7 elements ले लेंगे. Very good. So this is my array A with elements 1 2 3 4 5 6 7. Elements are, let us write the element values here. This is 110, 115, 118, this is 175, this is 112, this is 150, this is 132. This is my array. And this is a complete binary tree. तो अगर आप complete binary tree form में देखोगे इसे, using array indexing, this is root 110, left child 115, right child 118, is it not? Left child of that 175, 112, 150, 132. You observe this is a complete binary tree. And believe me, this is neither max heap nor min heap. It is neither max heap. देखिए आप max heap नहीं है क्योंकि 175 यहाँ पर है. ये min heap भी नहीं है क्योंकि देखिए आप 112 is here, 115 is here. ठीक है, 110 is less among all, लेकिन 112 is less than 115. Right? So therefore this is not a min heap. ये ना max heap है ना min heap है. लेकिन complete binary tree है. हमें इसे convert करना है, हमें इसे transform करना है. This transformation process को हम बोलेंगे heapify. या उसका और एक नेम जैसा कॉमन में मेंशन है उसे बोल देंगे बिल्ड हीप, हीपिफाई या बिल्ड हीप. ठीक है, ये कैसे होगा? हाँ, दैट इज करेक्ट शिफो खादिर. इफ इट इज ऑलरेडी ए बाइनरी ट्री, राइट, दैट इज करेक्ट. तो हीपिफाई और बिल्ड हीप मतलब ये ट्री को हम कन्वर्ट कर देंगे हीप में, मैक्स हीप में. तो मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे ही हम. So please see how is it done. I am very sure you know it, but still फिर भी एक बार आप यहाँ पर रिवीजन के लिए देख लीजिए, because this is a revision course. तो एक ट्री स्ट्रक्चर ले लूंगा मैं पहले as it is, जो हमारे पास दिया गया है उसका स्केलेटन ले लूंगा. और क्या करेंगे हम, जो नोड्स दैट लाई एट द लीफ लेवल हम उसे हीपिफाई करने की जरूरत नहीं है, राइट. नोड्स दैट लाई एट द हीप लेवल, लीफ लेवल, वी डोंट हैव टू डू हीपिफाई. तो उसके वैल्यूज में एज इट इज कॉपी कर लूंगा. 175, 112, 150, 132. So if I consider that there are k levels in the tree, if there are k levels in the tree, then I don't have to do any heapifying process, any adjustment for nodes lying at the kth level. So matlab essentially, effectively, heapifying will start from k minus 1 level, where k is the last leaf level. K is the last leaf level. ये है k. This is level 1, 2, 3, 4 up to k. तो heapifying process जो start होगा k माइनस 1 लेवल से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से लेवल 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि 3 लेवल से, लेवल 2 से स्टार्ट होगा. तो हम नोड लेंगे, दिस इज नोड 1 2 3, ये नोड्स को लेंगे. तो नोड की वैल्यू है 118. देखिए आप, ट्री विद अ सिंगल नोड इज अ हीप, ट्री विद अ सिंगल नोड इज अ हीप. देखिए आप, ये इंडिविजुअली हीप है, ये भी इंडिविजुअली हीप है. अब हम ये नोड को एडजस्ट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इट्स चिल्ड्रन. तो उसके लिए क्या करेंगे, find the node with largest value, find the child with highest value, find the largest child कौन सा है नोड का, 150. compare 150 with 118. if 118 would have been greater than this value, if this value would have been greater than 150, it is already a heap. चूंकि यहां पर नहीं है, 118 is less than 150, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 150 को ऊपर लेके आना पड़ेगा to satisfy max property, और 118 को नीचे लाना पड़ेगा. So 150 will come up here and 118 will go down. So now this as a sub tree has become a heap. ये max heap हो गया. तो क्या कर रहे हैं हम, find to adjust any node, find the largest child. Compare the largest child with the node getting adjusted. If the node getting adjusted is already greater than largest child, don't do anything, it is already a heap. लेकिन अगर वैल्यू कम हो, जैसा पहले थी 118 था, 118 is less than 150, तो मतलब हम 150 को ऊपर ला लेंगे और 118 को नीचे लेके जाएंगे. 118 again will be recursively again compared with the value of his largest child. इसी तरह ये टॉप से बॉटम पे आएगा.
राइट। इंसर्शन मेथड से हम बॉटम से टॉप जा रहे थे, यहां से टॉप से बॉटम आएगा till it reaches the leaf level, till it reaches the leaf level. Yes, optimal substructure property, correct. क्योंकि heapify you can implement recursively. Very good. चलिए फिर अब नेक्स्ट लेवल पे आइए. We are trying to adjust this node 115. क्या करेंगे हम? लार्जेस्ट चाइल्ड. कौन है लार्जेस्ट चाइल्ड? 175. So 175 is compared with 115. 175 is more, 115 is less. देखिए आप, तो 175 यहां पर आ जाएगा, 115 यहां पर आ जाएगा. 115 के नीचे और नहीं है, तो ये करेक्ट प्लेस है 115 का. तो ये भी ट्री, सब ट्री हीप हो गया है. Please observe, we have Shifu Qadir, you are making a mistake. When I want to adjust this node, I find the largest child. 150 is largest. फिर राइट पे क्यों कंपेयर करेंगे आप? 150 जब ग्रेटर है, वहीं कंपेरिजन हो गया. डोंट गेट कंफ्यूज, राइट. यूर 150 वॉज द लार्जेस्ट, 118 यहां था, 150 यहां पर है. देखिए आप, यू आर फाइंडिंग द लार्जेस्ट चाइल्ड, तो आपका कंपेरिजन यहीं पे हो गया ना, लेफ्ट एंड राइट का. समझ गए बात को? डोंट गेट कंफ्यूज. अब देखिए आप यहां पर आ गए. जब लेवल 2 कंप्लीट हो गया तो लेवल 1 पे आएंगे. लेवल 1 पे, ये लेवल 1 की नोट की वैल्यू क्या है? 110. इसे हमें एडजस्ट करना है. कैसे करेंगे? फाइंड द लार्जेस्ट चाइल्ड. दोनों को कंपेयर कीजिए, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को. फाइंड द लार्जेस्ट चाइल्ड 175. 175 इज कंपेयर्ड विद 110, तो नेचुरली 175 इज मोर. तो 175 ऊपर आना है, 100 नीचे जाना है, 110 नीचे जाना है. तो पहले हम ला लेंगे 175 को यहां पर, और फिर 110. अब देखिए आप, 110 अगेन रिकर्सिवली शुड बी कंपेयर्ड विद द लार्जेस्ट चाइल्ड. रिकर्सिवली लार्जेस्ट चाइल्ड कौन है? 115. 115 इज ग्रेटर देन 110, तो मतलब 115 ऊपर आ जाएगा, 110 नीचे आ जाएगा. 115 ऊपर आएगा, 110 नीचे आएगा. ये हो गया मेरा मैक्स हीप. देखिए आप, 110 रूट पे था, जाके सबसे नीचे आ गया. इन द वर्स्ट केस, a node getting adjusted will come down to the leaf. In the worst case, node getting adjusted will come down to the leaf. ठीक है, दिस इज heapify. देखिए आप, मैक्स हीप हो गया है. तो मतलब दिस वाज माय ओरिजिनल ट्री. आफ्टर heapifying it has become like 175, 115, 150, then 110, then 112, then 118, 132. ये हो गया. अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ heapify मेथड? आपको ओरली तो याद होगा, लेकिन डेरिवेशन क्या है इसका, मैकेनिज्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मेनी स्टूडेंट डोंट नो हाउ. They know what is the time complexity. I'm very sure many people will write down here. But what is the basis of deriving that? That is very important. Can you tell me? Can you tell me what is the time complexity of heapify method, build heap method for adjusting a binary tree, complete binary tree having n elements? Come on. Shifu Qadir is saying order of n. What about other people? Prashant Prabhakar, Kushal Yadav. Come on, other people. What is the time complexity? Yes, you don't find, that is what I am saying. And I have the derivation. I would like to show you if you want. If you don't want, I no problem. I will also write order of n and go ahead. Get easy order of n, correct. लेकिन कैसे भाई, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है. Mohammad Asif, it is not order of log n. No, heapify cannot take time order of log n. No method of constructing heap will take time order of less than n. Mohammad Asif, it is not order of log n. Logical learner, order of n. ये ठीक है प्रशांत, logical learner आबिद, but tell me why is it order of n? वो order of n क्यों है? Why is it less than order of n log n? N is less than n log n. Reason क्या है उसका? Come on, reason is very simple. And how do you prove it is order of n? That is very interesting. heapify algorithm depends on height of the tree. Height of the tree log n है, तो n कहां से आ गया फिर ये? सत्यम विनायक. अगर it depends on the height of the tree, height is given by log n. But you are saying time complexity is order of n. Then how you are converting that log n to n? Swapping? No, it is not like swapping. I would say first point like this. The time complexity of insertion method is order of n log n, and here heapify should be less than order of n log n. Why? Point number one, it should be less than
n log n, because observe, heapify is not needed for the nodes that lie at the leaf level. Am I right, boys and girls? Do you agree with me? Heapifying is not needed for the nodes that lie at the leaf level. Do you agree with me? No adjustment is needed for the nodes that lie at the leaf level. Yes or no? Yes. मतलब यहाँ देखिए आप, मैं यहाँ पे बॉक्स उतारा हूं. When I'm starting heapifying, I don't need to adjust any node that lie at the leaf level. And second point, listen to me. Second point, do you agree with me that among the n nodes present in the binary tree, maximum number of nodes will lie at the leaf level? Come on, answer me. Do you agree that maximum number of nodes will lie at the leaf level? Roughly n by 2 nodes. Roughly n by 2 nodes will lie at the leaf level. Come on, boys and girls. Can I say half of the nodes lie at the leaf level? Yes. देखिए आप, out of 7 elements, 4 elements are lying at the leaf level. So that means n by 2 elements के लिए मुझे कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है. तो हीपीफाई का जो प्रोसेस मुझे करनी है वो सिर्फ n by 2 एलिमेंट्स के लिए करना है, हाफ ऑफ द गिवन एलिमेंट्स, नॉट n एलिमेंट्स. इंसर्शन मेथड में पूरे एलिमेंट्स को करना है, हमें पूरे एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है. दैट्स व्हाई n log n, एंड हियर ओनली हाफ एलिमेंट्स. सो दैट्स व्हाई इट रिड्यूसेस फ्रॉम n log n टू ऑर्डर ऑफ n. लेकिन फिर भी यहां पर आप मुझे जरूर पूछ सकते हो, लेकिन ठीक है सर ये आर्ग्यूमेंट सही है, लेकिन फिर भी ऑर्डर ऑफ n कैसे होगा, ये है क्वेश्चन. फिर भी ऑर्डर ऑफ n कैसे होगा? Shall we go for derivation or not? ये मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं. Shall we go for derivation? Shall I prove it mathematically? How is it order of n? Or shall we skip? Option is yours. Shall I prove mathematically? Not, it is not n by log n. Legendary. Is this point convincing that okay, it is order of n less than n log n? Yes, that is convincing. But how is it order of n? We need a proof for that. Prashant Prabhakar, and not n by 2 plus n by 2. No. How do you prove it? क्या आप प्रूफ करें हम या आगे बढ़े प्रॉब्लम सॉल्विंग पर? ठीक है, जल्दी प्रूफ कर लेंगे. प्लीज ट्राई टू फॉलो इट. मैं थोड़े पॉइंट्स लिखूंगा, यू ट्राई टू अग्री विथ एंड एंडोर्स इट. नंबर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि ये बेसिस पर, ये हाइपोथेसिस के बेसिस पर ही हम प्रूफ करेंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री एट एनी लेवल i, assuming root is at level 1. Always मेरा assumption है root is at level 1. Please see this. Maximum number of nodes in a binary tree at any level i is given by 2 power I minus 1. Do you agree with this? कहीं देखिए आप एक सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, समझ में जहां पे भी नहीं आया एग्जाम्पल ले लीजिए. दिस रूट लेवल 1 हमेशा, दिस लेवल k, let us say level k, right? This is my tree. So this is maximum number of nodes. Level 1, 2 power 1 minus 1, 2 power 0, 1 node. Level 2, 2 power 2 minus 1, 2 nodes. इसी तरह से. Second point. Maximum number of level movements. ये बहुत important point है. For adjusting a node at level I is dash. तो पॉइंट समझिए और आंसर कीजिए, तभी आप डेरिवेशन फॉलो कर सकते हो. मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल मूवमेंट, देखिए आप, अगर मान लीजिए ये लेवल आई है, एक जेनरिक ट्री, बड़ा ट्री उतारूंगा मैं समझने के लिए. देखिए आप, like this. This is level 1, level 2, right? This level I we will say, right? And this level, last level k. मैं पूछ रहा हूं ये पॉइंट में, when you are adjusting any node at level I, ये level I, या मान लीजिए ये level I है, just for the purpose of understanding, this is level I. When I am adjusting any node at level I, in the worst case, maximum, in the worst case, how many levels? देखिए आप ये level number, is it not coming down by the levels? So in the worst case, how many levels it will come down? Come on, answer me. How many levels it will come down in the worst case? Whenever I am adjusting any node at level I, so this node in the worst case will come down by how many levels? Be careful, SY, be careful. यहाँ की node in the worst case आकर यहाँ बैठेगी,
या यहां बैठेगी, राइट, इन द लीफ लेवल बैठेगी आके। तो ये कितने लेवल्स होंगे, ये कितने लेवल्स होंगे? आई कैन बी 1, आई कैन बी 2, आई कैन बी 3 एंड के इज द लीफ लेवल, के इज द लीफ लेवल। वेरी गुड लॉजिकल रनर, यू आर राइट। सत्यम बी नायक, यू आर राइट। डिफरेंस के माइनस आई, it will make k minus I level movements, it will make k minus I level movements, observe it। देखिए अगर यहां पे ये 3 है, this is 2, जब मैं ये एडजस्ट करूंगा तो it will come down by 2 levels, is it not? यहां से यहां पर आएगी या यहां से यहां पर आएगी ये नोड, तो 2 levels it will come down, it will make k minus I का level comparisons, it will get swapped by k minus I times। ये बात सही है? ठीक है, चलिए। तो total level movements for all nodes at level I will be k minus I into 2 power I minus 1, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट दैट लेवल आर 2 power I minus 1। वो सभी नोड्स के लिए इतने नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगेंगे फॉर नोड एट एनी लेवल I। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? Time complexity will be T of n, nothing but sum of all for all levels up to k। k के लिए 0 भी होगा, राइट, लास्ट लेवल के लिए 0 होगा, हमने कहा था। लेकिन अगर आप जेनरिक वे में डिराइव करोगे तो यू कैन कंसीडर अप टू k। सो नंबर ऑफ लेवल कंपैरिजंस फॉर लेवल 1 प्लस लेवल 2 प्लस लेवल 3 प्लस लेवल 4 प्लस लेवल 5 अप टू लेवल k, ये टाइम होगा ना। टोटल टाइम क्या होगा? लेवल 1 के कंपैरिजंस, लेवल 2 के कंपैरिजंस, लेवल 3 के लेवल कंपैरिजंस, लेवल 4 अप टू लेवल k। मतलब दिस विल बी नथिंग बट सिग्मा k माइनस आई इंटू 2 power I minus 1, I is equal to 1 to k। ऐसे होगा इक्वेशन। बोलिए, ठीक है यहां तक क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? इज इट क्लियर अप टू हियर? यस। तो अब यहां गौर भी कीजिए, आप यहां गौर करने की बात है। if I become k, this becomes 0, number of level comparisons for the last level is 0 automatically by formula। लेकिन हम इसे यहीं के से ही एक्सपैंड करेंगे, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू k माइनस 1। इसे मैं रिड्यूस कर दूंगा सो दैट आई कैन मेक ए सिंप्लीफिकेशन फॉर दिस। चलिए यहां पर अब हमें यह सॉल्व करना है इक्वेशन। ये इक्वेशन सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? T of n इज इक्वल टू सिग्मा k माइनस आई इंटू 2 power I minus 1, I इज इक्वल टू 1 to k। इसको एक्सपैंड कर लीजिए आप दो पार्ट्स में, k इंटू 2 power I minus 1, राइट। और उससे इसे आप ये भी कर सकते हो, देखिए आप 2 power I minus 1 है, 1/2 आउटसाइड, सिग्मा k इंटू 2 power I इज इक्वल टू 1 to k माइनस सिग्मा I इंटू 2 power I इज इक्वल टू 1 to k। ये हो गया। चलिए आगे होगा 1/2, ये कैन बी टेकन आउटसाइड इंटू सिग्मा 2 power I इज इक्वल टू 1 to k माइनस, हाँ अब यहां पर आपने शायद मैथमेटिक्स में पढ़ा ना पढ़ा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सिग्मा I इंटू 2 power I इज इक्वल टू 1 to n। ये जो सीरीज का फॉर्मूला है n माइनस 1 इंटू 2 power n प्लस 1 प्लस 2, इसका फॉर्मूला है। और जो ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा 2 power I इज इक्वल टू 1 to n, इसका भी फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 power n प्लस 1 माइनस 2। ये तो नॉर्मल आपके सीरीज है, वो सीरीज के फॉर्मूले मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला डाल दूंगा अब यहां पर, प्लीज ऑब्जर्व। तो दिस बिकम k इंटू सिग्मा 2 power I इज 2 power k प्लस 1 माइनस 2 माइनस n is k minus 1, right, because this is k, so k minus 1 into 2 power k plus 1 plus 2। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू कैन राइट T of n इज इक्वल टू हाफ, एक्सपैंड दिस इज k इंटू 2 power k plus 1 माइनस 2k, राइट, माइनस दिस इज, so k into k plus 1, k into 2 power k plus 1, and then this will become minus into minus, so it become plus 2 power k plus 1 and minus 2. This is my equation. So this term cancels with this, so eventually this will become, now I am opening up,
this 2 power k plus 1 by 2, so 2 power k minus 2k divided by 2k minus 2 by 2 1. So this is my equation. But we have to express the answer in terms of this. We have to express this answer in terms of n. For a complete or full binary tree, you can take number of nodes in the tree is equal to 2 power k, because that's why we say height of the tree k is log n. N is equal to 2 power k. So without losing generality, this is n minus log n minus 1. This is nothing but order of n. This is how is a mathematical proof for Heapify method as order of n. बोलिए, is it clear? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? This is a mathematical proof to prove that the time complexity of Heapify method is order of n. Yes, order of n. ठीक है, गॉट इट. चलिए आगे बढ़ेंगे. तो ये हो गया ऑपरेशन सो फार क्रिएटिंग हीप विथ इंसर्शन मेथड, हीपीफाई मेथड. सेकेंडली हमने देखा टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अ हीप विल टेक ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम. अब हम डिलीट ऑपरेशन की भी बात कर लेंगे एंड देन आफ्टर दैट विल लुक इनटू सम बेसिक प्रॉब्लम्स. डिलीट ऑपरेशन के लिए हम प्रीवियस डायग्राम पे जाएंगे. देखिए आप, अज्यूम दैट, लिसन, यहां पर आप ही बताओगे, शायद आपको पता हो, इन एग्जिस्टिंग हीप, लाइक दिस हीप इज एग्जिस्टिंग, और या कोई और एक हीप लेंगे हम, लाइक फॉर एग्जांपल ए न्यू हीप विल टेक, ओके, यहां पर, एंड देन विल मेक ए स्टडी विथ रिगार्ड टू डिलीट ऑपरेशन. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस 175, दिस 150, दिस 120 मैक्स हीप, दिस 55, दिस 60, is 20, is 85. Come on. I want to make you understand the concept of delete operation in a heap. Delete operation. How is the delete operation done? Can anybody tell me by writing in the chat box? How is the delete operation done? What is the mechanism for delete operation, please? What is the mechanism for delete operation? Come on, boys and girls. How do you delete an element? So first of all, delete operation जब करोगे तो कौन सा एलिमेंट डिलीट करोगे? आप आर्बिट्रली कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं होगा, क्योंकि प्रायोरिटी क्यों है? तो प्रायोरिटी मतलब रूट ऑलवेज विल हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी. Root will have the highest priority in terms of either max value or min value. So therefore, always remember, delete means deleting root. Always deleting root. तो कैसे परफॉर्म करेगा डिलीट? क्या कोई बताएगा मुझे what will be the first operation to perform delete operation? First operation क्या होगा? First operation होगा swap first element a of 1 with last element a of n. Swap first element with last element. फिर उसके बाद, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अब लास्ट अब रूट का जो है वो लास्ट एलिमेंट में चले गया, वो डिलीट हो गया, तो अब रूट इज वायलेट, मे बी वायलेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हीप. तो हम यहां लिखेंगे एडजस्ट ओनली रूट इज गिवन बाय ए ऑफ 1. ए इज व्हाट? ए इज अरे. देखिए आप, दिस इज माय अरे ए. द अरे 1 2 3 4 5 6 7. तो यहां पर जब हम डिलीट परफॉर्म करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? 175 और मतलब हम 175 डिलीट करने वाले हैं, तो 175 और 85 एक्सचेंज कर लेंगे. 175 और 85 एक्सचेंज कर लेंगे. बच्चों देखिए अब, तो देयरफॉर 175 कम्स हियर एंड ये क्या वैल्यू थी प्लीज? 80 था शायद. ये एक्सचेंज हो गया. तो दिस एलिमेंट इज डिलीटेड नाउ, रिमूव्ड फ्रॉम द हीप, इज रिमूव्ड. अब ये दिस में वायलेट द प्रॉपर्टी ऑफ हीप, तो इसके लिए हम एडजस्ट करेंगे. इन द वर्स्ट केस जिसमें कम डाउन टू द लीफ लेवल, इन द वर्स्ट केस. लेकिन हम कैसे करेंगे? फाइंड द लार्जेस्ट चाइल्ड. 150 एंड 120. 150 इज लार्जर, सो दीज टू आर गोइंग टू बी एक्सचेंज. 80 एंड 150. 80 एंड 150. तो 150 ऊपर आ जाएगा, 80 यहां पर आ जाएगा. फिर 80 विल बी कंपेयर्ड विद लार्जेस्ट. अगर मान लीजिए ये 90 होता तो 90 ऊपर आता, 80 नीचे आ जाता. तो मतलब इन द वर्स्ट केस इट में कम डाउन टू द लीफ लेवल. ऐसे हो सकता है.
ऐसे हो सकता था। तो चूंकि यहां पर 80 का करेक्ट प्लेस है, यहीं बैठेगा। अगर मान लीजिए 90 होता, क्योंकि 150 यहां पर था, 90 अगर होता तो 90 यहां था, 80 यहां था, तो मतलब 80 फ्रॉम रूट विल कमिंग डाउन टू द लीफ लेवल। तो इसका मतलब ये है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस ऑफ एडजस्टिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द ट्री, मतलब log n। ये ओवरऑल ऑपरेशन है डिलीट। दिस कैन बी डन इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम स्वैपिंग, दिस इज डन इन द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ log n टाइम। जिसका मतलब ये हुआ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर डिलीट ऑपरेशन इन अ हीप इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ log n। इंसर्ट का टाइम है ऑर्डर ऑफ log n, टाइम डिलीट का भी टाइम है ऑर्डर ऑफ log n। क्रिएटिंग अ हीप बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिथम ऑर्डर ऑफ n। उसी तरह और एक भी थर्ड ऑपरेशन है, डिफाइन करेंगे हम हीप पर, वो क्या है प्लीज आप लिख के बताओगे। इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, क्रिएट हो गया। व्हाट इज द लास्ट ऑपरेशन ऑन हीप? कम ऑन, व्हाट इज द लास्ट ऑपरेशन दैट वी परफॉर्म ऑन हीप? इंक्रीज और डिक्रीज की, वो ऑपरेशन हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज की। कोई भी एक की वैल्यू है, उसकी वैल्यू अगर आप इंक्रीज कर रहे हो और डिक्रीज कर रहे हो, राइट, सो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? या दिस ऑपरेशन यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मॉडिफाई की, मॉडिफाई। तो क्या कोई मुझे बताएगा? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक डिफरेंट केसेस। ये वैल्यू 20 है राइट नाउ, मैं इसे इंक्रीज करके 200 बना रहा हूं, इसे इंक्रीज करके 200 बना रहा हूं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी फॉर ऑब्जर्विंग इट? अगेन आई विल हैव टू स्वैप इट विद द रूट एंड देन ट्राई टू एडजस्ट इट, so it will again will not take time proportional to more than log n, whichever node you are trying to increase or decrease. In the worst case it will go up, or in the worst case it will come down. That is proportional to again height or depth of the tree. So therefore this operation will also take time proportional to height of the tree, order of log n, order of log n. So these are the operations on heap: insert, delete, modify, और फिर हमने देखा creating a heap. कुछ simple question before we close the session, and we also would like to have a brief discussion on how to study this course from GATE exam perspective and also from coding platform perspective. थोड़े बहुत important questions यहाँ पर हम देख लेंगे, 2-4 before we come to that. बहुत simple questions है, मैं solve नहीं करूँगा, आप लोग solve करके मुझे बताएंगे, इतने simple है questions ये। Come on. फर्स्ट क्वेश्चन, वैलिड बाइनरी मैक्स हीप। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज ए वैलिड बाइनरी मैक्स हीप। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, टेल मी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड बाइनरी मैक्स हीप? देखिए वायलेशन यहां पर ये है, 14 कैन नॉट बी बेसिकली चाइल्ड ऑफ 12 और 16, राइट, और 13, so therefore that is a violation here. So therefore do you agree that it is B? Time complexity of heap sort is order of n log n, please. I don't have time to explain, I'm leaving that to you for study under the chapter of heap sort. So B is correct, because if you draw the tree 25, 14, 16, 13, 10, 8, 12, ये है, it's a heap. Whereas for option A, if you draw, it is 25, 12, 16, 13, 10, 8, 14. देखिए आप यहाँ पे वायलेशन है, ये है 13 and 12, not 14. This is a point. चलिए एक और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है लूंगा मैं। हाँ ये देखिए, ये यहां पर क्वेश्चन है रिलेटेड टू 3 अरी मैक्सिमम हीप। कम ऑन, ये भी आंसर बता दीजिए जल्दी। 3 अरी मैक्सिमम हीप, टर्नरी हीप है ये, टर्नरी हीप। इज इट डी? फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर आप उतारोगे ट्री तो कैसे होगा? देखिए आप, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्स हीप की बात हो रही है यहां पर। वन रूट कैन नॉट बी 1 एंड रिमेनिंग चिल्ड्रंस आर लाइक दिस 3, 5, 6, 8,
9, ये नहीं हो सकता, राइट? आप कह रहे हो ऑप्शन डी उतारेंगे हम डायरेक्टली, तो 9, 5, 6, 3 चिल्ड्रंस 8, और ये कंप्लीट टर्नरी ट्री है 3, 1, so naturally this is a max heap. So some direct questions were asked like this. कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लूंगा मैं, थोड़े क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप सेल्फ सॉल्व कर लीजिए, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस है। इसका आंसर बताइए मुझे, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, जल्दी बताइए इसका आंसर। In a binary max heap with n elements, the smallest element can be found in time of dash. हीप है मैक्सिमम और आप चाह रहे हो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहां रहेगा? शायद लीफ लेवल पे रहेगा। जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। प्रशांत प्रभाकर, यू आर सेइंग लॉग एन, बी केयरफुल। ऑर्डर ऑफ एन, आप ऑर्डर ऑफ एन इज करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट। ऑर्डर ऑफ लॉग एन इज रॉन्ग, ऑर्डर ऑफ लॉग एन इज रॉन्ग, क्योंकि आपको लास्ट लेवल पर सर्च करना होगा, n/2 नोट्स में सर्च करना होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। ऑर्डर ऑफ एन वो एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच क्या है? द अदर अप्रोच विच आई फील जनरली इज बेटर इज कन्वर्ट मैक्स हीप टू min heap. Convert max heap to min heap. This conversion will take time order of n. और जब आप min heap आ जाएगा आपका, तो root will always be the smallest element. You get in order of 1 time. That's it. So order of n plus order of 1, order of n. The time complexity is order of n. So this is a better approach. Convert max heap to min heap. That conversion using heapify will take order of n time. तो चलिए उससे हो जाएगा। ये इसका आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताइए। वेरी डायरेक्ट, वेरी सिंपल। Order of B, is it B? Prashant Prabhakar, it's not B, check it. You also write the algorithm. Anamika Mishra, it is not n log n. You can perform in a better way. When I say total time, always I refer to minimum time complexity. Order of n. How order of n, please? How order of n? Very simple. Already you are having a heap with n elements. You add n more element because you are saying not necessarily one after another. एक के बाद एक add नहीं करो आप. At a stretch you add n more elements in the array. So now my total size of the array become 2n. Total size of the array become 2n. Apply heapify on 2n elements. Apply heapify on 2n elements. So therefore order of n. Algorithm is also important, please. खाली आप गेस नहीं करना चाहिए आंसर्स, एल्गोरिथम भी अप्लाई करना चाहिए, प्रोसीजर देखना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा बात। प्रोसीजर इज दिस: add n more elements in the array, the total size of the array will become 2n, and then you apply heapify on it, so therefore order of 2n is order of n. चलिए, वेरी करेक्ट। चलिए इसका आंसर भी बता दीजिए। ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, जनरली स्टूडेंट्स यहां पर भी थोड़ा मिसकंसेप्ट हो जाते हैं। व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? और जब मैं टाइम पूछ रहा हूं, दैट इज ऑलवेज बेस्ट पॉसिबल टाइम, मिनिमम पॉसिबल टाइम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम मिनिमम की पूछेंगे। मिनिमम टाइम कितना लगेगा इन द वर्स्ट केस? अनामिका मिश्रा, कांस्टेंट, Diksha, it is order of n. No, it is not order of n. If you go with traditional procedure, listen, if you go with traditional procedure, you will have to perform delete operation. Delete operation will take log n time for one element. For 7 elements, if you perform deletion, it will become order of 7 into log n, which is order of log n. ये एक procedure है, this is traditional.
लेकिन क्या हम कुछ अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच से भी कर सकते हैं क्या? यस, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट, प्लीज रिमेंबर, जब मिन हीप होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट द रूट मतलब मिन हीप, मिन हीप में रूट विल ऑलवेज बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, रूट फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, second smallest element will lie at the next level, second smallest element will lie at the second level, या यहां रहेगा या यहां रहेगा. थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है ना, इट विल नॉट लाई बिलो द थर्ड लेवल, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट. ये मत सोचिए आप थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेकंड लेवल पे होगा, थर्ड लेवल पे भी रह सकता है, थर्ड लेवल पे भी रह सकता है थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट. कैसे? अगर आप सिंपल एग्जांपल ले लोगे, 5, 8, 10, 9, देखिए आप 11 ले लीजिए, मिन हीप. देखिए आप, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज थर्ड लेवल, नॉट सेकंड लेवल. इसी तरह फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैन लाई एट द फोर्थ लेवल, लाइक दैट सेवेंथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल मैक्सिमम लाई एट द सेवेंथ लेवल, सेवेंथ लेवल. तो मतलब ये है, इन ए ट्री विथ एन एलिमेंट, शायद एन की वैल्यू 1 करोड़ हो, शायद एन की वैल्यू 10 lakhs हो, तो वॉट एवर आउट ऑफ 10 lakh एलिमेंट्स और 1 crore एलिमेंट्स, I will not have to search for more than 7 levels. The maximum number of nodes that can lie at the 7 level, maximum 7 levels is 2 power 7 minus 1, which is 127. तो मतलब मुझे सर्च करना है only 127 एलिमेंट्स में for n elements given. ये constant value है, so searching among constant value is order of 1. So that's why the time complexity in an unorthodox way we say is order of 1. Order of log n भी होगा, order of 1 is better than order of log n, so that's why we prefer order of 1. So that is the concept of this question. Is it okay? अब बाकी के क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं स्लाइड में, आप अपने तौर पे सॉल्व कर लीजिए. एक रिमेनिंग 5 मिनट्स में एक 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बोलकर क्लास क्लोज करूंगा. जैसा कि somebody was asking earlier, how to prepare DSA, data structures and algorithms from gate perspective and also coding platform. देखिए दोनों में थोड़ा फर्क है. Data structures for coding platforms like HackerRank, HackerEarth, the LeetCode, etc. and data structures and algorithms for gate, दोनों में थोड़ा फर्क है, right? Preparation of data structures and algorithm from gate perspective is a subset for preparation for coding, competitive programming. ये जरूरी है, this is necessary condition. Whatever you are learning in gate course for data structures and algorithm, that is a necessary condition for competitive programming. Competitive programming के लिए आपको और higher level पर ऊपर उठना है, उसके लिए ये compulsory है. तो ये foundation आपका जरूरी है for competitive programming, for coding platforms, for coding competitions of Microsoft, TCS and other companies, right? उसके जो coding के problem solve करने हैं आपको, कंपनी के कोडिंग प्रॉब्लम्स हो या फिर कोडिंग प्लेटफॉर्म के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करनी है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, तो आपको ये नेसेसरी है, फाउंडेशन है. उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ना है, आपको और कुछ करना है, राइट? वो कैसे आप करेंगे? सबसे पहले, राइट, सबसे पहले आपको फॉर एग्जाम्पल you have to be first theoretically very clear with all data structures, stacks, queues, arrays, linked list, trees and graphs, hashing, right? फिर उसके बाद algorithm design techniques with complexities, particularly for recursive algorithms, जो हमने crash course में भी देखे थे. Framework for analysis पे thorough होना चाहिए आपको, क्योंकि a good competitive programmer will analyze the program then and there in terms of asymptotic complexity and then will try to build up the code efficiently. तो उसके लिए my dear students ये कहता हूं, जो जितने भी data structures है ना, data structures जितने भी है, right? Data structures जितने भी है, starting from stacks, queues, linked lists, trees and graphs, जितने भी data structures है, वो उसके operations जो है, वो आप thoroughly कर लीजिए. और in particular the tree data structures के जो operations है, जैसे binary search tree है और heaps, ये दो ऐसे trees है जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म में, बाइनरी सर्च ट्रीज एंड हीप्स. तो उसकी प्रोग्रामिंग, उनका इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन शुड बी वेरी क्लियर टू यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
तो मेरी एडवाइस ये है, उसके बाद आप क्या है फिर हैशिंग का आपको कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना, हैश मैप टेबल्स कैसे बनाओगे, हैशिंग के प्रोग्राम्स कैसे लिखोगे, फिर ट्राई स्ट्रक्चर्स है, फिर मल्टीवे सर्चेस है, राइट? दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव टू गेट फेमिलराइज्ड। एवीएल ट्रीज है, दिस यू हैव टू गेट फेमिलराइज्ड बिफोर स्टार्टिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। जब इसका क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, इसका आपको ग्रिप मिलेगा, राइट? दीज आर ऑल लाइक टूल्स इन योर टूल बॉक्स। इफ यू इमेजिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर एज ए टेक्नीशियन, आपके टूल बॉक्स में ये सब होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके जो स्टैंडर्ड डिजाइन, स्टैंडर्ड सर्च टेक्निक्स है, सर्चिंग टेक्निक्स है, सॉर्टिंग टेक्निक्स है, फिर उसके बाद डिजाइन स्ट्रैटेजीज है, असिम्प्टोटिक फ्रेमवर्क है, ये सब टूल्स है आपके फॉर ए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, जो आपके टूल बॉक्स में होना चाहिए। विद दिस टूल बॉक्स, then slowly you have to start solving problems, general problem solving है ये। So this will come only with practice. At a stretch, just एक दो दिन या 3-4 दिन या एक हफ्ते में आप एक गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर नहीं बन सकते। It needs a lot of practice. तो इसीलिए generally when you are preparing for GATE, मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप अभी अपने आप को प्रोग्रामिंग में मत डालिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मत अपने आप को एक्सपोज कीजिए पहले, क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो आप गेट के प्रिपरेशन पर कंसंट्रेट कीजिए। फिर उसके बाद जब गेट एग्जाम खत्म हो जाएगा, जब आप ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कीजिए, ये जरूर करनी है आपको, वरना आप जब आईआईटी में जाओगे तो आपको, अगर आप प्रोग्रामिंग में वीक हो तो यू विल हैव ए वेरी टफ टाइम, यू विल हैव डेडली टाइम, आई वुड से। यू विल क्राई, मेक ए फाउल एंड क्राई। तो जो 2-3 महीने, 3 महीने या 4 महीने का टाइम मिलेगा आपको बिफोर योर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स और यू लैंड इन टू द कैंपस, बिफोर यू दैट, जो 3-4 महीने में यू हैव टू मेक योर सेल्फ ए गुड एक्सपर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तब आप यू विल बी एट कंफर्ट लेवल व्हेन यू गो टू आईआईटी। ये कीजिए आप, दिस इज वेरी एसेंशियल। जनरली इट इज माई ऑब्जर्वेशन दैट particularly students from Tier 3 colleges do not focus on programming and they suffer a lot, right? So this will help. The blend which I told just now will help you for placements and also for campus recruitment in level 1 product-based companies and good service-based companies. This is what basically I have to say with regard to this. ठीक है? फिर कभी कुछ और जनरल लेक्चर लेंगे जहां पर और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। एक सेशन में प्योरली वीडियो बनाना चाह रहा हूं ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग and what are the topics that you need to prepare for competitive programming, right? एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा मैं, I'm not getting time actually, बना के आपको I will upload it, you can have a look at that, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। This is what are the topics which I thought I should discuss with you from the perspective of crash course. Obviously we have not discussed all the topics of the course क्योंकि वो possible नहीं है। ये कोर्स का मतलब ही वही था, क्रैश कोर्स का, जिसमें हम पूरे के पूरे स्क्रैच ग्रास रूट लेवल से तो बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन we have tried our level best to do justice to the maximum possible extent, right? To the maximum possible extent. जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में कोशिश की मैं अपने। नाउ वेदर यू लाइक इट और नॉट इज अ डिफरेंट मैटर, बट आई डिड माई लेवल बेस्ट टू make at least some familiarization and try to revise some important concepts touching upon all the important domains of algorithms. So chaliye, I will take leave, right? Satyam Binayak, yes, for research also competitive programming will be helpful. If you want to pursue your career in research, it will be helpful. General programming बहुत important है in all aspects, particularly competitive programming, not going into much depth, but एक peripheral knowledge is sufficient enough. ये बहुत जरूरी है। जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ प्रॉब्लम्स थे मेरे पास, एक्चुअली टाइम इनसफिशिएंट था, एक 2-3 प्रॉब्लम से मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूं था कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप कैसे सॉल्व करोगे, कई अप्रोचेस हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के लिए। देखें फिर कभी वो एक सेशन अगर हमें मिला टाइम करने का तो फिर हम वी विल डेफिनेटली हैव ए सेशन ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। Yeah, today is the last class. Today is the last. We have discussed asymptotic time complexities, and then we have discussed divide and conquer. We have discussed greedy method. We have discussed dynamic programming, graph techniques, and heap algorithms. इतने पूरे topics हम cover किए in this crash course of algorithms. ठीक है? So, boys and girls, thank you very much for those who have listened my lectures, all lectures. I thank you personally from my side, from the platform, PW platform, GW platform, right, for patient listening and attending this course. I wish you all the best from my side for your forthcoming GATE exam, and I pray that you definitely pass out with flying colors, right? Thank you.